नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रंथ अकादमी आरबीएसई और एनसीईआरटी पर आधारित अध्यापक भर्ती रीट मेंस के लिए लेवल चाहे प्रथम हो चाहे द्वितीय हो, दोनों के लिए राजस्थान कला संस्कृति की ये क्लास नंबर 21 रहेगी दोस्तों, जिसके अंदर आज हम देखेंगे राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान का व्यक्तित्व बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर राजस्थान की जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, जो क्रांतिकारी हुए, उनके बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मित्रों। बाकी की क्लासें आपको प्लेलिस्ट में जाकर है आप अटेंड कर सकते हैं। रही बात नोट्सों की, तो मित्रों नोट्स आप सभी को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे। सभी नोट्स है वहां पर उपलब्ध है, आप जाइए और वहां से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज थोड़ी सी आवाज़, भारी आवाज़ आपको दिखाई दे रही है, गूंज की साथ आवाज़ आ रही है मित्रों। नए ऑफिस है जिससे ये क्लास लग रही है, तो जो ऑफिस है उसमें काम चल रहा है, इस वजह से 1 या 2 क्लासें आपको इससे मिल सकती है। उसके बाद हमारी नॉर्मल आवाज़ में क्लासें आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले व्यक्तित्व में जो पहले व्यक्ति हमारे आ रहे हैं वो आ रहे हैं अर्जुन लाल सेठी दोस्तों। अर्जुन लाल सेठी की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880 के अंदर जयपुर के एक जैन परिवार के अंदर। जो आज की हमारी क्लास है, इससे वो चीज आपको मिलने वाली है जिससे आपका पर्सन, किसी भी प्रकार का पर्सन बनकर आए, आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा दोस्तों, ये याद रखना है। महाराजा कॉलेज से बीए करने के बाद जब उन्हें राज्य सेवा का प्रस्ताव मिला, तब सेठी जी ने निम्न उद्गार व्यक्त किए दोस्तों। क्या क्या? मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। अर्जुन लाल सेठी के बारे में यह कथन बहुत एग्जामों में पूछा भी जा चुका है दोस्तों, कि मैं अगर राज्य की नौकरी करने लग गया तो इन अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा दोस्तों। यह कथन आता है एग्जामों में और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, जिसे बाद में वर्धमान पाठशाला के नाम से जाना गया। तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति हो या वर्धमान पाठशाला हो, किनके द्वारा शुरू की गई है? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं। अब जो वर्धमान पाठशाला है, जैन शिक्षा प्रचार समिति है, देखिए उसके बारे में। इसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान में जब सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई तो सेठी को धन एकत्रित करने का जिम्मा सौंपा गया था। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति होती है और उस क्रांति के समय धन चाहिए होता है, और धन के लिए जो जिम्मा सौंपा गया था वो किनको सौंपा गया था? अर्जुन लाल सेठी को सौंपा गया था। निमेज हत्याकांड में सेठी जी को बंदी बनाकर वेलूर जेल भेजा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। यहां इन्होंने 70 दिन का अनशन किया, जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है दोस्तों। अर्जुन लाल सेठी ने 70 दिन तक का अनशन किया। राजनीतिक इतिहास का हम अगर अनशन देखते हैं तो ये पहला अनशन था दोस्तों। 1920 में इन्हें रिहा किया गया। जब ये जेल से छूटे तो बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया। इंदौर में इनकी बग्गी को छात्रों ने खींचा दोस्तों। दो चीजें, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल से बाहर निकलते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अर्जुन लाल सेठी की जो बग्गी थी उसको छात्रों ने कहां पर खींचा? तो ये इंदौर के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आगे चलिए मित्रों, निमेज हत्याकांड के बारे में देखते हैं। 1913 में बनारस के एक महंत की हत्या की गई, जिसे ही निमेज हत्याकांड कहा गया, और इसी के तहत अर्जुन लाल सेठी को जेल में डाला गया था, वेलूर जेल के अंदर। इसके बाद अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर को अपना कार्यस्थल बनाया या कार्यक्षेत्र बनाया दोस्तों। सेठी जी ने अपना शेष जीवन हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में लगा दिया। 23 दिसंबर 1945 को अजमेर में इनका स्वर्गवास हुआ और इनकी इच्छा अनुसार इन्हें दरगाह में दफनाया गया दोस्तों। अर्जुन लाल सेठी
हिंदू थे, लेकिन ये हिंदू और मुसलमान जो मुस्लिम है इनके अंदर एकता स्थापित करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि जब इनका निधन होता है, इनकी मृत्यु होती है, तो आप मेरे को कहाँ पर दफनाइए? दरगाह के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी की प्रमुख रचनाओं की। तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, ये प्रमुख रचनाएं हैं अर्जुन लाल सेठी की। दोस्तों भारत में अंग्रेजी राज के लेखक पंडित सुंदरलाल जी ने सेठी जी के देहांत पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, ये ऋषि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता में इन्होंने मृत्यु को गले लगाया है। दोस्तों तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ये थे अर्जुन लाल सेठी। दोस्तों अगले जो व्यक्ति आ रहे हैं वो आ रहे हैं जमना लाल बजाज। दोस्तों जिनका जन्म हुआ था 1889 में कासिकाबाद सीकर में। जमना लाल बजाज, जन्म कासिकाबाद सीकर 1889 के अंदर। पिता का नाम था कन्हैयाराम, माता थी बिरदीबाई, पत्नी थी जानकी बाई। दोस्तों विद्यार्थी काल में ही बजाज ने अपने निजी खर्च से 100 रुपये बचाकर तिलक के दैनिक समाचार पत्र केसरी के हिंदी संस्करण को क्या दिया था? चंदा दिया था। आज आप 100 रुपये को बहुत ही छोटी रकम समझते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1905-1910 की। उस समय ये 100 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। दोस्तों आज के 10,000-15,000 के आसपास। 1906 में स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने क्या लिया? भाग लिया। दोस्तों 1906 में स्वदेशी आंदोलन में बजाज ने भाग लिया है। आगे देखिए 1918 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय बहादुर की किताब से सम्मानित किया। 1918 की बात है ये। 1918 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर का किताब दिया है जमना लाल बजाज को, जिसे 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित होने पर इन्होंने क्या किया? राय बहादुर का किताब त्याग दिया। 1918 में अंग्रेजों ने राय बहादुर का किताब दिया। 1920 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ, उसके बाद इन्होंने उसको त्याग दिया। क्यों? असहयोग प्रस्ताव जब पारित हुआ उसके बाद। 1920 में दिल्ली में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। दोस्तों जमनालाल बजाज हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। हिंदी को इन्होंने ईमान की भाषा कहा है। अब ये क्वेश्चन सीधा आ गया तो फिर बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, कहीं पर पढ़ाया भी नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर जाते हैं और ऐसी चीजें जो आप पढ़ने पर ध्यान नहीं देते। तो सीधा आ गया कि हिंदी को ईमान की भाषा किसने कहा? जमनालाल बजाज ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में व्यापक बनाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की भी स्थापना जमनालाल बजाज ने की। दोस्तों हिंदी समाचार पत्रों नवजीवन, त्यागभूमि, प्रताप, राजस्थान केसरी आदि को जो आर्थिक सहायता है वो भी जमनालाल बजाज ने क्या करवाई? उपलब्ध करवाई। दोस्तों आगे देखते हैं जमनालाल बजाज के बारे में। 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम है यहाँ पे। 1921 के अंदर वर्धा है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर की थी इन्होंने क्या? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। सीकर में हरिजन पाठशाला भी इन्होंने ही खोली। दोस्तों तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। 1927 में चरखा संघ स्थापित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। दोस्तों 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। बताइए जयपुर प्रजामंडल का जो गठन होता है वो कब हुआ? दोस्तों ये तो पुनर्गठन है। 1931 में पहला प्रजामंडल। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। वह उन्हें अपना गुरु माना। दोस्तों विनोबा भावे थे, उनको अपना गुरु माना था जमनालाल बजाज ने। 1942 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आगे देखिए मित्रों, जमनालाल बजाज स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। दोस्तों पहला देश, दूसरा राजा, तीसरा सिक्कर और चौथा स्वयं। खुद को गुलाम नंबर 4। पहला देश गुलाम, दूसरा राजा गुलाम,
तीसरा सिक्कर गुलाम और चौथा खुद गुलाम। सभी उस समय गुलाम थे। इस वजह से इन्हें परोपकार व पुरुषार्थ का पुंज तथा गांधी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। किनको? जमनालाल बजाज को दोस्तों। इनकी स्मृति में सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए नगद व प्रशस्ति पत्र है वो दिया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज ये आपके लिए। ये हो गए हमारे जमनालाल बजाज। अगले जो आ रहे हैं हमारे व्यक्ति वो आ रहे हैं विजय सिंह पतीक। 1882 से लेकर 1954 तक दोस्तों। जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुड्डावली गांव में 24 मार्च 1882 को विजय सिंह पतीक का जन्म हुआ था दोस्तों। वास्तविक नाम, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत एग्जामों में, वास्तविक नाम विजय सिंह पतीक का था वो था भूप सिंह। पिता हमीर सिंह गुर्जर, पिता का नाम क्या था? हमीर सिंह गुर्जर। माता थी कमल कुंवरी, माता का नाम कमल कुंवरी। ये संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो अगर ऐसा राजस्थान में किसान आंदोलन की जनक की बात हो यार भारत की, कौन है? विजय सिंह पतीक दोस्तों। ये रास बिहारी बोस के क्या थे? अनुयायी थे। रास बिहारी बोस के विजय सिंह पतीक अनुयायी थे दोस्तों। आगे देखिए विजय सिंह पतीक के बारे में। युवा अवस्था में विजय सिंह पतीक रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आए। विजय सिंह पतीक है जो रास बिहारी बोस है, सचिंद्र सान्याल है, इनके संपर्क में आए। रास बिहारी बोस ने इन्हें राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा दोस्तों। खरवा के ठाकुर थे गोपाल सिंह, उनके पास भेजा है। विजय सिंह पतीक राजपुताना के गुप्त सैनिक संगठन, नाम था वीर भारत सभा, से भी जुड़े और खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह से मिलकर अजमेर में क्रांतिकारी गतिविधियों को भी क्या दिया इन्होंने? अंजाम दिया दोस्तों। इसके बाद 1915 की सशस्त्र क्रांति के संचालन का जिम्मा इन्हें सौंपा गया। इसी समय विजय सिंह पतीक को खरवा के ठाकुर के साथ कैद कर लिया गया और इन्हें टोडगढ़ के किले में नजरबंद किया गया था। इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन भी ये सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसके कारण इनको टोडगढ़ की जो जेल है, किला है, उसके अंदर इनको नजरबंद किया गया दोस्तों। 1915 में विजय सिंह पतीक टोडगढ़ से फरार हो गए और गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने अपना वेश है वो बदल लिया और भूमिगत होकर चित्तौड़गढ़ में रहने लगे। यहाँ रहते हुए हरिभाई किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़े और अध्यापन का कार्य शुरू किया दोस्तों। तो देखिए टोडगढ़ के किले में थे ये नजरबंद, वहां से फरार हो जाते हैं, अपना वेश बदलते हैं और चित्तौड़ के आसपास रहने लग जाते हैं। अब देखिए वहीं पर इनकी मुलाकात होती है हरिभाई किंकर और वहां से ये जुड़ जाते हैं विद्या प्रचारिणी सभा से, और विद्या प्रचारिणी सभा उसमें अध्यापन का कार्य ये करवाने लग जाते हैं। विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक जलसे में पतीक जी की मुलाकात साधु सीताराम दास से हुई, जिन्होंने पतीक जी को बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व हेतु क्या किया? आमंत्रित किया दोस्तों। 1916 में साधु सीताराम के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। इसके बाद दोस्तों 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बारीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड किया गठन किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है। उपरमाल जो पंच बोर्ड है इसकी स्थापना विजय सिंह पतीक के द्वारा की गई थी। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत की गई थी दोस्तों। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन जो किसान आंदोलन है उसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाया इन्होंने। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से जो बिजोलिया किसान आंदोलन एक क्षेत्रीय किसान आंदोलन था उसको राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा इन्होंने दिया दोस्तों। इसके बाद 1918 के अंदर 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अंदर इन्होंने भाग लिया। 1919 में महात्मा गांधी से मिलने बंबई गए। 1919 में गए थे ये बंबई महात्मा गांधी से मिलने, जिनकी प्रेरणा से वर्धा यानी महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना व राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। राजस्थान सेवा संघ
राजस्थान केसरी। ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, राजस्थान सेवा संघ व राजस्थान केसरी। 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान सेवा संघ को 1919 में वर्धा के अंदर, 1920 में कहाँ गया, ये अजमेर आ गया दोस्तों। 1923 के अंदर बेंगू किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 वर्ष की सजा सुनाई। अप्रैल 1927 में पतीक जी जेल से रिहा हुए दोस्तों, 1927 के अंदर। इसके बाद 1930 में 48 वर्ष की आयु में एक विधवा अध्यापिका जानकी देवी से विवाह कर पतीक जी ने गृहस्थ जीवन है वो शुरू किया था। 1930 के अंदर जब ये 48 साल के थे तब इन्होंने विवाह किया था। एक विधवा अध्यापिका थी जिसका नाम था जानकी देवी। पति के क्रांतिकारी व सत्याग्रही होने के साथ साथ कवि, लेखक व पत्रकार भी थे दोस्तों। अजमेर से इन्होंने नव संदेश, राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाले। 28 मई 1954 को अजमेर में विजय सिंह पतीक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। प्रमुख इनकी पुस्तकें हैं, उनमें अजमेर है इनका उपन्यास और पतीक प्रमोद है इनका कहानी संग्रह दोस्तों। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे दोस्तों। तो ये थे विजय सिंह पतीक, भूप सिंह दोस्तों। अगले हमारे जो क्रांतिकारी आ रहे हैं वो है केसरी सिंह बाहरट दोस्तों। जन्म जिनका हुआ 1872 में, देवपुरा रियासत थी शाहपुरा। 1872 में देवपुरा गांव रियासत शाहपुरा में। पिता थे करशन सिंह बाहरट, माता थी माणिके कुंवर। माता का निधन इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। प्रारंभिक शिक्षा केसरी सिंह बाहरट की जो होती है वो कहाँ पर होती है, उदयपुर के अंदर होती है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी, कवि व इतिहासकार है जो केसरी सिंह बाहरट थे दोस्तों। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी हैं, कवि भी है, इतिहासकार भी ये है दोस्तों। ये इटली के राष्ट्रपति मेजिनी को अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे। देखिए मेजिनी को गुरु क्यों मानते थे, ये इटली के राष्ट्रपति मेजिनी को अपना गुरु मानते थे। मेजिनी की जीवनी लंदन में पढ़ते समय वीर सावरकर ने मराठी में लिखकर गुप्त रूप से लोकमान्य तिलक को भेजी थी, जिसका हिंदी अनुवाद केसरी सिंह बाहरट ने ही किया था दोस्तों। इसी वजह से उनकी जीवनी इन्होंने जब लिखी हिंदी के अंदर, तो इस वजह से केसरी सिंह बाहरट अपना गुरु मेजिनी को मानने लग गए दोस्तों। वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में जब मेवाड़ के महाराणा भाग लेने जा रहे थे, उस समय केसरी सिंह बाहरट ने डिंगल भाषा में 13 सोरठे भेजे, जिन्हें क्या कहा जाता है, चेतावनी राज चुंगट्या कहा जाता है। दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे मेवाड़ के महाराणा, और उनको रोकने के लिए ये 13 सोरठे केसरी सिंह बाहरट ने भेजे थे, चेतावनी राज चुंगट्या के नाम से दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, केसरी सिंह बाहरट का प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से निकट का संपर्क था। उन्होंने अपने छोटे भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह जय व माता जमाता ईश्वरदान को क्रांति के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में मास्टर अमीर चंद के पास भेजा था। एक आज का समय, एक उस समय का समय। क्रांतिकारियों के लिए अपने देश को गुलामी से स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए अपने भाई, अपने पुत्र को क्रांतिकारी गतिविधियों का भी प्रशिक्षण दिलवाया दोस्तों। उन्होंने कोटा में एक क्रांतिकारी दल की स्थापना की। ये वीर भारत सभा व सशस्त्र क्रांति के प्रमुख नेता थे दोस्तों। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें 20 वर्ष की सजा हुई। इन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में कैद किया गया, लेकिन बाद में जेल अधीक्षक की अनुशंसा पर इन्हें 1920 में क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद 1920 में जमनालाल बजाज द्वारा आमंत्रित करने पर ये सपरिवार वर्धा चले गए, जहां विजय सिंह पतीक ने वर्धा में इनके नाम पर राजस्थान केसरी, केसरी सिंह बाहरट है ना, तो राजस्थान केसरी, विजय सिंह पतीक ने जो समाचार पत्र निकाला था वर्धा से राजस्थान केसरी, वो केसरी सिंह बाहरट के नाम पर ही था दोस्तों, नामक समाचार पत्र है वो शुरू किया। जब केसरी सिंह बाहरट इनके पुत्र प्रताप सिंह के बरेली जेल में शहीद होने का समाचार मिला, तो इन्होंने कहा था भारत माता का पुत्र उनकी मुक्ति के लिए बलिदान कर गया।
इनका पुत्र था बरेली जेल के अंदर। आगे हम पढ़ लेंगे दोस्तों प्रताप सिंह बारट के बारे में। प्रताप सिंह बारट है, ये शहीद हो जाते हैं बरेली जेल के अंदर। तो तब इन्होंने कहा था कि भारत माता का पुत्र उनकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। प्रमुख रचनाएं इनकी हम देखते हैं तो प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, कुसुमांजलि, ये एक लघु काव्य है कुसुमांजलि दोस्तों, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद एवं कविराजा श्यामल दास की जीवनी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। केसरी सिंह ने अपना अंतिम समय कोटा में व्यतीत किया और 14 अगस्त 1941 को उनका क्या हो गया, निधन हो गया दोस्तों। रास बिहारी बोस ने कहा था भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही ऐसे क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता को दासता से मुक्त कराने के लिए अपना संपूर्ण परिवार का बलिदान कर दिया। यह इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकती है दोस्तों। तो ये थे केसरी सिंह बारट और ऐसी चीजें यहां पे लेकर आ रहा हूं, मात्र एक बार इनको पढ़ लीजिए। नोट्स है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लें, वरना ऐप से आप नोट्स लेकर उनको एक बार और पढ़ लीजिए। इनसे बार आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है दोस्तों। अगले आ जाते हैं हमारे जो क्रांतिकारी है कुंवर प्रताप सिंह, केसरी सिंह बारट के पुत्र दोस्तों। जन्म 24 मई उदयपुर में हुआ इनका। ये केसरी सिंह बारट के क्या थे, पुत्र थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के डीएवी स्कूल के अंदर हुई। अजमेर में डीएवी स्कूल है, उसके अंदर प्रताप सिंह की प्रारंभिक शिक्षा होती है। बाद में इनकी शिक्षा जयपुर के जो वर्धमान पाठशाला है, जो क्रांतिकारियों का जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था क्रांतिकारियों को, वहाँ पर इनकी शिक्षा होती है दोस्तों। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने में प्रताप सिंह अपने चाचा जोरावर सिंह के साथ, दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग पर इन्होंने बम फेंका था। अपने चाचा जोरावर सिंह व प्रताप सिंह दोनों ने मिलकर दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, 1917 में प्रताप सिंह बारट बनारस षड्यंत्र केस में पकड़े गए। बनारस षड्यंत्र केस के अंदर 1917 में प्रताप सिंह को पकड़ा गया। अंग्रेजों ने इन्हें बरेली जेल में बंद कर दिया। प्रताप सिंह को जेल में अमानवीय यातनाएं दी गई दोस्तों। अंग्रेज अधिकारी था क्विकलैंड, अंग्रेज अधिकारी था जो प्रताप सिंह को जेल में अमानवीय यातनाएं दे रहा था, नाम था क्विकलैंड। उन्होंने प्रताप सिंह से कहा कि उसकी याद में उसकी मां रोती है। तब प्रताप सिंह ने क्या कहा, मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है। किसका कथन है, मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माता को खुशी के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता दोस्तों। क्विकलैंड ने प्रताप सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसा युवक नहीं देखा जो गजब का कष्ट सहने वाला हो दोस्तों। और 1918 में इन्हें क्या कर दी गई, वहां पर फांसी दे दी गई दोस्तों। ये थे कुंवर प्रताप सिंह, ये थे कुंवर प्रताप सिंह दोस्तों। अगले क्रांतिकारी की ओर हम बढ़ते हैं या व्यक्तित्व की ओर बढ़ते हैं तो आते हैं जय नारायण व्यास दोस्तों। 1899 से लेकर 1963 तक, जन्म 1899 जोधपुर के अंदर हुआ। 1918 में सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु इन्होंने पुष्करणा युवक मंडल की स्थापना की। सामाजिक चेतना के लिए, सामाजिक चेतना के लिए इन्होंने पुष्करणा युवक मंडल है उसकी स्थापना की दोस्तों। 1927 में ये तरुण राजस्थान के संपादक, तरुण राजस्थान ये क्या है, समाचार पत्र है दोस्तों। क्या है, समाचार पत्र है, जिसके ये 1927 में संपादक बने। 1936 में बंबई में अखंड भारत नामक दैनिक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला। 1936 में बंबई के अंदर अखंड भारत जो समाचार पत्र है वो इन्होंने निकाला दोस्तों। ये थे जय नारायण व्यास। अगले जो हमारे व्यक्तित्व में आते हैं, व्यक्ति आते हैं, वो है सागरमल गोपा दोस्तों। जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी में जैसलमेर के एक ब्राह्मण परिवार में सागरमल गोपा का जन्म हुआ था दोस्तों। इनके पिता अख्यराज, पिता का नाम था अख्यराज, जो जैसलमेर रियासत में क्या थे, उच्च पद पर कार्यरत थे दोस्तों। 1915 में सागरमल गोपा ने मित्रों के साथ मिलकर सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की। सागरमल गोपा ने 1915 के अंदर ही अपने मित्रों के साथ मिलकर सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की, लेकिन राज्य सरकार ने इस वाचनालय में देशभक्तिपूर्ण साहित्य पर क्या लगा दी, रोक लगा दी।
1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया तो इन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया। 1915 में तो इन्होंने क्या की थी, सर्व हितकारी वाचनालय की स्थापना। 1921 में इन्होंने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया तो जैसलमेर से इन्हें निकाल दिया गया दोस्तों। 1923 के अंदर रघुनाथ सिंह से मिलकर माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की। 1932 के अंदर किससे मिलते हैं ये, रघुनाथ सिंह से, और माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना करते हैं। सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, ये है दो, आजादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तिका छपवाकर वितरित की, जिसे जैसलमेर राजशाही की कटु आलोचना की तो राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डाल दिया गया और जेल में इन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई दोस्तों। अब देखिए सागरमल गोपा को जेल में क्यों डाला गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, क्योंकि जैसलमेर के अंदर 2 पुस्तिकाएं इन्होंने वितरित की थी। वहाँ के राजा, उस राजेशाही जो शासन था उसकी आलोचना के साथ, आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज दोस्तों। इसके बाद देखिए 3 अप्रैल 1946 को महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में गुमान सिंह द्वारा सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया। अगले दिन 4 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। 3 अप्रैल को इनको जिंदा जलाया गया था और 4 अप्रैल को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग में इनकी मृत्यु को आत्महत्या करार दिया गया और रघुनाथ सिंह का मुकदमा इनकी क्या है, अन्य प्रमुख रचना है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा दोस्तों इनकी अन्य प्रमुख रचना में उसको माना जाता है दोस्तों। ये थे सागरमल गोपा। अगले हमारे क्रांतिकारी बोल दें या आप व्यक्ति बोल दें, वो आ रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों। जन्म 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के कायस्थ परिवार में हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा का जो जन्म हुआ है 1897 में हुआ है। बिजोलिया ठिकाना था, कायस्थ परिवार था। विजय सिंह पति की प्रेरणा से इन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और किसान आंदोलन में शामिल हो गए। 1897 से लेकर 1941 तक देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन है, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा सम्मिलित होते हैं दोस्तों। पति के जेल जाने के बाद कुछ समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी माणिक्यलाल वर्मा ने किया। किसानों में जोश भरने के लिए पंचीड़ा गीत भी इन्होंने ही गाया था और ये क्वेश्चन आया, पंचीड़ा गीत किनका है, माणिक्यलाल वर्मा का है दोस्तों। आगे देखिए, वर्मा ने 1934 ईस्वी में अजमेर के नारेली के निकट सेवा आश्रम खोला, जिसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों के लिए युवाओं को तैयार करना था। 1934 ईस्वी में खांडलाई आश्रम की स्थापना इन्होंने की। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। 1938 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना होती है दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एकीकरण में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया दोस्तों। ये थे माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों। अगले जो व्यक्ति आ रहे हमारे, वो आ रहे बलवंत सिंह मेहता दोस्तों, जिनका जन्म 8 फरवरी 1900 ईस्वी में हुआ। 1915 में प्रताप सभा की इन्होंने स्थापना की है, प्रताप सभा की बलवंत सिंह मेहता ने दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल के क्या बने हैं, प्रथम अध्यक्ष बने हैं बलवंत सिंह मेहता दोस्तों। 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। 1943 के अंदर उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना बलवंत सिंह मेहता ने की थी दोस्तों। ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य व संविधान बनने पर उस पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम सदस्य हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। संविधान निर्मात्री सभा के ये सदस्य थे, संविधान बनने के बाद हस्ताक्षर करने वाले प्रथम सदस्य बलवंत सिंह मेहता थे। ये राजस्थान सरकार में मंत्री व सांसद और भारत सेवक समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं दोस्तों। कौन, बलवंत सिंह मेहता दोस्तों। अगले जो हमारे आ रहे हैं व्यक्ति में, प्रमुख व्यक्ति में, वो है हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री, जन्म इनका हुआ था 24 मई 1899 में जोबनेर, जयपुर। जोबनेर से पश्चिम दिशा में जोबनेर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था।
पंडित हीरालाल शास्त्री ने 1935 में शांतिबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की। शांतिबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री ने 1935 में की, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में जो वनस्थली विद्यापीठ है ना, वो शांतिबाई शिक्षा कुटीर ही है दोस्तों। हीरालाल शास्त्री की हम बात करते हैं तो इनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये क्या इनकी आत्मकथा है? प्रसिद्ध इनका गीत है परले प्रतीक्षा नमो नमः। परले प्रतीक्षा नमो नमः है दोस्तों। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो पंडित हीरालाल शास्त्री ही बनते हैं, निर्वाचित नहीं, मनोनीत मुख्यमंत्री दोस्तों। ये थे पंडित हीरालाल शास्त्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट व्यक्तित्व की ओर, तो आते हैं राम नारायण चौधरी दोस्तों। जन्म 1 अगस्त 1896, नीम का थाना सीकर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। महाराजा कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अजमेर के राजस्थान सेवा संघ से जुड़ गए। अजमेर का जो राजस्थान सेवा संघ है विजय सिंह पतीक वाला, उससे ये जुड़ जाते हैं दोस्तों। 1921 में इनका विवाह अंजना देवी चौधरी से हुआ। अंजना देवी चौधरी के साथ रामनारायण चौधरी का होता है विवाह 1921 में। रामनारायण चौधरी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया व बेंगू किसान आंदोलन का इन्होंने क्या किया है? नेतृत्व किया है। बिजोलिया किसान आंदोलन का ये नेतृत्व नहीं करते हैं, विजय सिंह पतीक के कहने पर बेंगू किसान आंदोलन होता है, उसका ये नेतृत्व करते हैं दोस्तों। समझ गए? आगे देखिए मित्रों, ये विजय सिंह पतीक के साप्ताहिक पत्र था राजस्थान केसरी, जो केसरी सिंह बारट के वर्धा जाने पर शुरू किया गया था उनके नाम पर। उनके क्या थे? राजस्थान केसरी के सहयोगी थे। 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी ये गए दोस्तों। 1932 में हरिजन सेवा संघ की प्रांतीय शाखा का कार्यभार संभाला, हरिजन सेवा संघ की, और इनका ग्रंथ है 20वीं सदी का राजस्थान। रामनारायण चौधरी का ग्रंथ कौन सा है? 20वीं सदी का राजस्थान दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले जो हमारे व्यक्ति आते हैं वो है गोकुल भाई भट्ट दोस्तों। गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था 25 फरवरी 1899 को। जन्म कब हुआ है? 25 फरवरी 1899 को। स्थान है हातलगांव सिरोही। हातलगांव सिरोही में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई है? गोकुल भाई भट्ट की मुंबई के अंदर इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो हुई है दोस्तों। गोकुल भाई भट्ट कृषि विज्ञान का अध्ययन करने अमेरिका जाने वाले थे, किंतु गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा में लग गए। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे जो गोकुल भाई भट्ट है, प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में होती है, फिर ये कृषि विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन पहले ही मिल जाते हैं गांधी जी से और गांधी जी से होते हैं प्रभावित और देश सेवा के अंदर ये लग जाते हैं दोस्तों। 1939 में सिरोही प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने की। 1948 में सिरोही के ये प्रधानमंत्री भी बने। 1948 में सिरोही के प्रधानमंत्री इनको बनाया गया दोस्तों। आगे देखिए, 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन, जेपी नारायण के समगर क्रांति में भी भाग लिया। देखिए, विनोबा भावे का है भूदान आंदोलन जिसके अंदर भाग लेते हैं, और इसके अलावा जेपी नारायण के समगर आंदोलन में भी ये भाग लेते हैं दोस्तों। और इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है दोस्तों। अगले हमारे व्यक्ति आते हैं गोपाल सिंह खरवा, जिनका जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में, और ये खरवा ठिकाने के क्या थे? ठिकानेदार थे। सशस्त्र क्रांति के दौरान अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था का जिम्मा गोपाल सिंह खरवा के पास था दोस्तों। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इन्हें शाहजहाँपुर जेल, जो कहाँ पर है? बिहार में, वहाँ पर भेज दिया गया, और 1939 के अंदर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ये थे गोपाल सिंह खरवा। अगले हमारे जो अगले व्यक्ति आते हैं वो है अमरचंद भाटिया दोस्तों। जन्म 1797 ईस्वी बीकानेर के अंदर हुआ। कालांतर में व्यापार के सिलसिले में ग्वालियर चले गए और ग्वालियर राज परिवार में इन्हें नगर सेठ की उपाधि दी दोस्तों। ग्वालियर जो राज परिवार है उसने इन्हें नगर सेठ, अमरचंद भाटिया को नगर सेठ की उपाधि ग्वालियर में दी गई दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
वह तात्या टोपे को अपनी संचित धनराशि किसे क्या की सहायता की। ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1857 की क्रांति के समय फांसी दी गई थी। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय जिनको फांसी दी जाती है दोस्तों, राजस्थान के मंगल पांडे इनको कहा जाता है। अगले जो व्यक्ति आते हैं हमारे वो आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों, जिनका जन्म 21 जुलाई 1916 को नाथद्वारा उदयपुर के अंदर, उस समय उदयपुर में होता है दोस्तों। 1939 में राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। 1939 में होते हैं ये राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल। इंदुबाला के साथ अंतरजातीय विवाह कर इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में क्रांति पैदा की दोस्तों। इंदुबाला के साथ अंतरजातीय अलग जात के साथ इन्होंने विवाह किया था। 13 नवंबर 1954 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 17 वर्ष तक इस पद पर बने रहे दोस्तों। 13 नवंबर 1954 को राजस्थान के ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 17 वर्ष तक इस पद पर बने रहते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे हैं 38 वर्ष की आयु में किसी प्रदेश के सीएम बनने वाले ये पहले नेता थे दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री यही थे दोस्तों। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता, नवनिर्माण का पुरोधा, राजस्थान का शताब्दी पुरुष नामों से जाना जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। कालांतर में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य के ये राज्यपाल भी रहे। 1980 के अंदर उदयपुर से ये सांसद बने और 1981 में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अगले व्यक्तित्व की ओर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आते हैं हमारे हरिदेव जोशी दोस्तों, जिनका जन्म 17 दिसंबर 1921 को बांसवाड़ा के खांदू गांव के अंदर होता है दोस्तों। राजस्थान के ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है और ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे दोस्तों, हरिदेव जोशी। अगले आते हैं हमारे व्यक्ति, वो है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिनका जन्म 4 नवंबर 1904 को भरतपुर में हुआ। भरतपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री भी पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया दोस्तों। इन्हें राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू या दूसरा जवाहरलाल भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये थे पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। अगले हमारे जो आते हैं क्रांतिकारी वो है बाल मुकुंद बिसा, जिनका जन्म होता है पीलवा डीडवाना नागौर, डीडवाना तहसील, पीलवा गांव, नागौर जिला। 1924 में चरखा एजेंसी व खादी भंडार की स्थापना की। ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। इनकी जवाहर खादी जो खादी भंडार था इनका, वो दुकान राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मिलन स्थल बन गई थी दोस्तों। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ तथा बिंदल अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। बाल मुकुंद बिसा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जतिन दास ने लाहौर जेल के अंदर 63 दिन तक भूख हड़ताल की थी और बाल मुकुंद बिसा ने भूख हड़ताल की। इसी वजह से इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है दोस्तों। अगले जो हमारे आते हैं वो है सेठ दामोदर दास राठी, जन्म 1884, पोखरण जैसलमेर में इनका जन्म होता है। ये ब्यावर आ गए थे। यहाँ इन्होंने राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की स्थापना की। सेठ दामोदर दास राठी राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल के प्रेरता, इन्होंने ही प्रथम सूती मिल की स्थापना की थी, द कृष्णा मिल दोस्तों। 1915 के सशस्त्र क्रांति में इन्होंने गोपाल सिंह खरवा की क्या की मदद की दोस्तों। इस कारण इन्हें सशस्त्र क्रांति का भामाशाह, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सशस्त्र क्रांति, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किसको कहा जाता है? सेठ दामोदर दास राठी को दोस्तों। राठी जी ने 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग है उसकी स्थापना दामोदर दास राठी ने की थी। ब्यावर में राठी जी ने सनातन धर्म व नव भारत विद्यालय की भी स्थापना की। कहाँ पर? ब्यावर के अंदर दोस्तों। अगले हमारे व्यक्ति आते हैं वो है तेज कवि जैसलमेर। तेज कवि कहाँ के हैं? जैसलमेर के।
इन्होंने स्वतंत्र 52 ग्रंथ लिखा था और ये ग्रंथ इन्होंने गांधी जी को भेंट किया था दोस्तों। तेज कवि ने कमिश्नर के घर के आगे जाकर कहा था, ये इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है, देखिए, कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा न तेरे बाप का, लगाया कैसा बंदियाना है। ये सीधा आ सकता है कि ये कथन किसका है, तो ये तेज कवि का है जो जैसलमेर के थे दोस्तों। अगले व्यक्तित्व में हमारे जो आ रही है वो है महिला कालीबाई दोस्तों। बालिका थी एक, जन्म रास्तापाल डूंगरपुर में हुआ। इनके गुरु थे नानाबाई खांट व सेंगाबाई खांट दोस्तों। सेंगाबाई खांट को गाड़ी से बांधकर अंग्रेज घसीट कर ले जा रहे थे। कालीबाई ने जो रस्सा था उसको काट दिया था दोस्तों और अंग्रेजों ने कालीबाई को गोली मार दी। उस समय कालीबाई की उम्र मात्र 13 वर्ष थी दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई के नाम से पुरस्कार भी वर्तमान में दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये थी कालीबाई। अगली जो महिला है वो है गौरीबाई दोस्तों, जिनका जन्म हुआ था डूंगरपुर में, जिनको बांगड़ की मीरा कहते हैं दोस्तों। बांगड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। विवाह के 7 दिन बाद इनके पति की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उस समय गौरीबाई ने कहा था कि मेरा पति मरा नहीं है, मैं उसी की क्या करूंगी, पूजा करूंगी दोस्तों। तो राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व जब हम पढ़ते हैं तो यही मुख्य चेहरे हैं जो हमारे सामने आते हैं, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं। अब बता दीजिए क्लास आपको कैसी लगी। पूरे के पूरे नोट्स, चाहे इतिहास हो, चाहे क्लास संस्कृति हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राजस्थानी भाषा के जो पाठ जुड़े हैं, वो सभी के सभी रीड को लेकर जो टॉपिक है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में इनके नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।